Hello friends, myself Manpreet and most welcome to your own channel Nursing Scoop. So in today's video, I'll discuss the MCQs related to the postpartum hemorrhage. So जो previous videos थी उसमें मैंने डिस्कस करा था प्लेसेंटा प्रेविया एंड अब्रप्शियो प्लेसेंटा के MCQs. सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वाली वीडियोस को जरूर देखना. एंड आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा. अगर नहीं करा है, आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज ऐसी वीडियोस अब आती रहेंगी एंड आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लेना. और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करा करो. सो इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. द पोस्टपार्टम हेमरेज is defined as loss of dash ml of blood after the completion of third stage of labor in vaginal delivery. ठीक है, सो यहाँ पे कीवर्ड क्या है? पोस्टपार्टम हेमरेज एंड वेजाइनल डिलीवरी. वेजाइनल डिलीवरी के बाद कितना ब्लड लॉस होगा तो हम उसको पोस्टपार्टम हेमरेज बोलेंगे. सो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं. सो देखो, नॉर्मल डिलीवरी के बाद ब्लड लॉस होता है, बट एक अमाउंट के बाद अगर ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है तो हम उसको बोल देते हैं पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज. सो इन केस ऑफ वेजाइनल डिलीवरी अगर ब्लड लॉस 500 ml या उससे ज्यादा हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं पीपीएच. ठीक है, इन केस ऑफ वेजाइनल डिलीवरी. अगर यहाँ पे सिजेरियन सेक्शन लिखा होता तो आंसर कुछ और होना था, 500 ml नहीं होना था. सो इन केस ऑफ वेजाइनल डिलीवरी पीपीएच इज लॉस ऑफ ब्लड मोर देन और इक्वल टू 500 ml. ओके, सो विद दिस मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, to be considered a PPH, what would be the estimated blood loss have to be for a cesarean section? So ऊपर हमने देखा vaginal delivery और अगर cesarean section हुआ है तो कितना blood loss होगा तो हम उसको PPH diagnose करेंगे. So इसका जो आंसर है that is 1000 ml. ठीक है, 1000 ml या उससे ज्यादा अगर blood loss हो रहा है in case of cesarean section, then that will be the case of postpartum hemorrhage. ठीक है, याद रखना है. in case of vaginal delivery 500 ml, in case of cesarean section 1000 ml. So with this moving towards the next question. So next question is, loss of 500 ml blood from the genital tract within the 24 hours. Within the 24 hours of vaginal delivery is known as. ठीक है, so यहाँ पे कीवर्ड क्या है? इन्होंने दिया हुआ है विद इन 24 आवर्स. तो अगर विद इन 24 आवर्स ब्लड लॉस हो रहा है तो हम उसको कौन सा टाइप बोलेंगे पीपीएच का? प्राइमरी पीपीएच, सेकेंडरी, ट्रू और मेजर. सो अगर विद इन 24 आवर्स ब्लड लॉस हो रहा है मोर देन 500 ml इन केस ऑफ वेजाइनल और 1000 ml इन केस ऑफ सेजेरियन सेक्शन, देन दैट विल बी द केस ऑफ प्राइमरी पीपीएच. ठीक है, प्राइमरी पीपीएच होगा अगर विद इन 24 आवर्स पीपीएच हो रही है तो डेट विल बी द प्राइमरी पीपीएच. सो नेक्स्ट इज abnormal bleeding from the genital tract from 24 hours after delivery until 12-week postpartum is known as. So the answer will be secondary PPH. 24 आवर्स के बीच हो रहा है तो प्राइमरी होगा. अगर 24 आवर्स के बाद और until the 12-week of postpartum period, then that will be the secondary PPH. So with this moving towards the next question. The 4 T's of PPH are, and here are the options. So इस क्वेश्चन का आंसर होगा टोन, ट्रॉमा, टिश्यू एंड थ्रोम्बिन. ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है. क्यों है? बिकॉज ये 4 T's रिप्रेजेंट करते हैं इटियोलॉजी ऑफ पीपीएच. टोन क्या है? टोन है अबनॉर्मेलिटीज ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एटोनिसिटी हो जाती है यूट्रस की, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती. सो दैट इज टोन. नेक्स्ट इज ट्रॉमा. ट्रॉमा क्यों हो सकता है? ट्रॉमा हो सकता है ड्यू टू एपिजोटमी, ड्यू टू सजेरियन, ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी. सो उसमें क्या है, अगर वेजाइनल टीयर हो रहा है, पेरिनियल टीयर है, ठीक है, सर्वाइकल टीयर है, तो वो ट्रॉमेटिक कॉजेज में आ जाएगा. सो नेक्स्ट है टिश्यू. टिश्यू में क्या है कि जो प्लेसेंटल प्रोडक्ट्स हैं वो अंदर बॉडी में रह गए, ठीक है, यूट्रस में बच गए. सो रिटेन्ड प्लेसेंटा विल बी द कॉज ऑफ द पीपीएच. सो नेक्स्ट इज द थ्रोम्बिन. सो अगर कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं ऑलरेडी वुमन में तो डेट कैन बी द कॉज ऑफ द
पीपीएच, ठीक है, डिक्रीज थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड ऑल. सो जो चार मेजर टीज हैं, डेट इज द टोन, एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, देन ट्रॉमा, ठीक है, कोई टीयर वगैरह आ गया, कुछ ऐसा हो गया, इंजरी हो गई. नेक्स्ट इज टिश्यू, रिटेन्ड प्लेसेंटा, एंड लास्ट इज द थ्रोम्बन. इसमें क्या होगा, अपनी ब्लीडिंग अबनॉर्मेलिटीज होंगी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज इज, मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है, यूट्राइन एटोनी, ऑप्शंस रिटेन्ड प्रोडक्ट्स, देन ट्रॉमा, देन कोअगुलोपैथीज. सो अभी हमने ऊपर ये सारे ऑप्शंस पढ़े हैं, बट इन सब में से जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है पोस्टपार्टम हेमरेज का, डेट इज द यूट्राइन एटोनी. एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस इज द मोस्ट कॉमन कॉज, स्पेशली इन द प्राइमरी पीपीएच, ठीक है. सो अगर आपसे पूछा होता मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज, तो आंसर क्या होता? सो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज इज रिटेन्ड प्लेसेंटल प्रोडक्ट्स. सो अगर आपको सिंपली पूछा हुआ है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच क्या है, तो आंसर आपका होगा यूट्राइन एटोनी. अगर आपसे पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी पीपीएच, देन आंसर विल बी द यूट्राइन एटोनी, ठीक है, सेम होगा. सो अगर सेकेंडरी पीपीएच पूछा है, तब आंसर आपका हो जाएगा रिटेन्ड प्लेसेंटल प्रोडक्ट्स. क्लियर? सो विद दिस मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. द एटोनिक यूट्रस is more common in cesarean section, multiple pregnancy, primigravida और ब्रीच डिलीवरी. देखो एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस क्यों होगी, जब यूट्रस क्या है, ओवर डिस्टेंडेड हो रही है, ठीक है, उसकी ज्यादा डिस्टेंशन हो गई. अब ओवर डिस्टेंशन होगी तो क्या होगा, वो बाद में आफ्टर डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी. कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो पीपीएच होने के चांसेस रहते हैं. सो सिजेरियन सेक्शन से ओवर डिस्टेंशन नहीं हो सकती, ठीक है. मल्टीपल प्रेगनेंसी से ओवर डिस्टेंशन हो सकती है, ठीक है. ट्विन प्रेगनेंसी है तो हो सकता है कि यूट्रस ज्यादा डिस्टेंड हो जाए और बाद में वो कॉज हो सकता है पीपीएच का. सो प्रेमिग्रेविडा से ओवर डिस्टेंशन का कोई कनेक्शन नहीं है. ब्रीच डिलीवरी इनएप्रोप्रिएट ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है. सो जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग आंसर बनेगा आपका बी. सो विद दिस मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, in the fourth stage of labor, a full bladder increases the risk of which of the following? ठीक है, अगर ब्लैडर फुल है, ठीक है, वुमन वाइड नहीं कर पाई, तो कौन सा रिस्क इनमें से होगा? पोस्टपार्टम हेमरेज, डिसैमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन, वेजाइनल और सर्वाइकल टियर और शॉक. सो देखो अगर ब्लैडर फुल है तो क्या होगा, जो ब्लैडर है और आपकी यूट्रस है उनका वो स्ट्रक्चरली बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है. अगर ब्लैडर फुल होगा तो वो क्या करेगा, वो डिस्प्लेस करेगा यूट्रस को, ठीक है, और उससे क्या होगा, जो यूट्रस ने नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करना है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी और उस वजह से हो सकता है कि पीपीएच हो जाए वुमेन को, ठीक है. सो फुल ब्लैडर इंटरफियर विद द नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एंड दैट कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द PPH. Clear? So with this, moving towards the next question. Next question is, the following complications during pregnancy increase the risk of postpartum hemorrhage except. So इनमें से कौन सी कंडीशन है जो रिस्क नहीं करती पीपीएच का? So first is polyhydramnios, second is macrosomia, third is twin pregnancy and fourth is oligohydramnios. देखो इसमें वही फंडा आ गया कि ओवर डिस्टेंशन कौन से कारणों से हो सकती है. सो फर्स्ट इज पॉलीहाइड्रोमनियास, अमनियोटिक फ्लूइड जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा है तो उस वजह से ओवर डिस्टेंशन हो सकती है. मैक्रोसोमिया, जो बेबी का साइज है वो ज्यादा बड़ा है, ओवर साइज है, सो उस वजह से भी यूट्रस की डिस्टेंशन ज्यादा हो सकती है. ट्विन प्रेगनेंसी में भी ओवर डिस्टेंशन हो सकती है. सो लास्ट ऑप्शन है ओलिगोहाइड्रोमनियास, ठीक है. सो ये क्या है, डिक्रीज्ड अमनियोटिक फ्लूइड. सो अगर ये डिक्रीज होगा तो पीपीएच होने का कोई ऐसा रिस्क नहीं होता है. सो ज्यादा होगा अमनियोटिक फ्लूइड तो रिस्क होता है, कम होने से रिस्क नहीं होता पीपीएच होने का. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन गया, डी, बिकॉज इन्होंने यहाँ पे पूछा था एक्सेप्ट. सो विद दिस मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. The nurse is monitoring a new mother in a postpartum period for signs of hemorrhage. So which of the following signs, if noted in a mother, would be the early sign of excessive blood loss? ठीक है, आपने early sign देखना है कौन सा हो सकता है of excessive blood loss. So first is temperature
टेम्परेचर इन्होंने दिया हुआ है, देखो नॉर्मल टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है इन अ पोस्टपार्टम पीरियड, ठीक है, नॉर्मल है ये. सो नेक्स्ट इज इंक्रीज इन अ पल्स फ्रॉम 88 टू 102 बीट्स पर मिनट. सो पल्स रेट बहुत ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज क्या होता है कि ब्लड लॉस अगर ज्यादा होगा तो हार्ट ज्यादा जल्दी जल्दी पंप करेगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट फॉर डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम. सो यहाँ पे पल्स रेट ज्यादा हो रहा है, तो ये आंसर बन सकता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. सो सी क्या है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 18 टू 22, कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है, ठीक है ये भी. सो नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर चेंज फ्रॉम 130 टू 88 टू डिक्रीज हो रहा है 124/80. सो ये डिक्रीज हो रहा है, बट अभी उतना अर्ली साइन जो हमें देखने के लिए मिलेगा दैट विल बी द इंक्रीज पल्स रेट, ठीक है, बीपी का बाद में आएगा. सो बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो. सो आज की वीडियो में हमने देखा कि पीपीएच के डायग्नोसिस के लिए इन केस ऑफ वेजाइनल एंड सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी कितना ब्लड लॉस होना चाहिए. देन हमने देखा प्राइमरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच क्या होता है. देन हमने इटियोलॉजी में देखा कि 4 T's कौन से हैं फॉर पीपीएच, एंड जितने भी इटियोलॉजी पे क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपके साथ सारे आज डिस्कस कर लिए इस वीडियो में. सो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी पीपीएच के रिलेटेड जो मैनेजमेंट होती है, स्पेशली फोकस करूंगी मैं नर्सिंग मैनेजमेंट पे, और जो क्लिनिकल क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच. ओके, सो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, एंड अगर अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करा करो, लाइक करा करो वीडियोस को, बिकॉज दिस प्रोवाइड द मोटिवेशन टू क्रिएट अ गुड कंटेंट एट अ फास्टर पेस. एंड मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम एंड फेसबुक चैनल को ज्वाइन कर सकते हो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.